नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो पेपर है पेपर 1, उसका जो सिलेबस है पेपर 1 का आपका जनरल स्टडीज़ का, उसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मेजर पोर्शन है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी उसका मेजर पोर्शन है दोस्तों। उसी से रिलेटेड हम कुछ आज कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप जानते हैं पेपर 1 का सिलेबस छोटा सा सिलेबस है। अगर उसमें आप अच्छा नंबर ले आते हैं तो आप पेपर 2 को कंपनसेट कर सकते हैं दोस्तों। पेपर 2 में हो सकता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो, तो इसलिए पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करें। एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है तो थोड़ा प्रिपरेशन को आप हाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। 1 लाइनर ही क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ये जितना भी 1 लाइनर क्वेश्चन है और उसका आंसर भी है, आप अच्छे से सुने। हो सकता है आपको पहले से आता भी होगा, लेकिन इसको अच्छे से रिकॉल करते रहें, रिवाइज करते रहें। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों। ओके, वही सब क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और बीपीएससी तो अमूमन प्रीवियस ईयर को रिपीट करती ही है। यदि आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे और दूसरे एग्जाम्स का क्वेश्चन बैंक देखेंगे दोस्तों, तो आपको लगेगा कि बीपीएससी कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करती है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आपको जरूर देखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि इकोलॉजी शब्द जो है दिया किसने है। इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया है तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया है। ये चीज़ें यदि आपको नहीं पता है तो जरूर आप अपने कॉपी में लिख ले। कभी कभी पूछ देता है कि टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय तो अर्नेस्ट हैकल। ओके, और पूछते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, इकोलॉजी के जनक कौन है, फादर कौन है, तो ये है रीटर। टर्म अलग व्यक्ति ने दिया है, इकोलॉजी टर्म किसने दिया है तो अर्नेस्ट हैकल, ध्यान रखेंगे। और फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है तो रीटर है। ओके, ये दोनों को आप ध्यान रखें, आप कहीं हो सकते तो कहीं लिख लें। और इसमें हम बात करते हैं इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी ये भी कभी कभी पूछ सकता है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कभी पूछा है कहीं कहीं एग्जाम में, इसलिए हम बता रहे हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। ये भी आप इसको ध्यान रखें। एक और शब्द सुने होंगे आप, इकोसिस्टम। एक इकोलॉजी होता है, एक इकोसिस्टम, दोनों अलग अलग चीज़ें दोस्तों। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी जो है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का या अर्थ पर जितना भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसका इन्वायरमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ किस प्रकार से इंटर रिलेशनशिप है, अंतर संबंध है, उसी को हम क्या कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार से इंटर रिलेशनशिप है, उसी को क्या कहते हैं हम इकोलॉजी कहते हैं। ओके, पूछेगा इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है। इकोसिस्टम शब्द दिया है दोस्तों आपको एजी टांसले इकोसिस्टम शब्द दिया है, ठीक है। और फादर ऑफ इकोसिस्टम पूछ दे तो इपियोडम आपके फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, सॉरी इकोसिस्टम है। इपियोडम फादर ऑफ इकोसिस्टम है। और वहाँ हम बताए थे रीटर, फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर, टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। तो दोनों आप ध्यान रखें, दोनों को अपने नोटबुक में लिख लें। इकोलॉजी और इकोसिस्टम का आपको अलग से नोटबुक बना लेना चाहिए। हम इस पर कई सारा सेट करेंगे दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 1 है, इस पर हम कई सारा सेट करेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए इकोसिस्टम और इकोलॉजी का क्वेश्चन को। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन तो हिंदी में है, लेकिन कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी होंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सब चीज़ को इंग्लिश में भी बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करेंगे। जैविक मतलब बायोटिक और नॉन बायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट है उसके बीच बिचौलिए का काम मतलब मीडिएटर का काम कौन करता है तो उत्पादक, कौन प्रोड्यूसर कौन होता है दोस्तों, प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट जो भी ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप मतलब क्या, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल उसके पास होता है ग्रीन प्लांट के पास। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट उसी को प्रोड्यूसर कहते हैं, वही बिचौलिए का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं बायोटिक और नॉन बायोटिक के बीच में। ओके, क्योंकि आप जानते हैं ग्रीन प्लांट क्या करता है, CO2 एटमॉस्फेयर से CO2 ले लिया, H2O अर्थ से ले लिया, H2O क्या है एबायोटिक कंपोनेंट है। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस वो क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बना देता है। तो ये क्या है एबायोटिक है, ये सब क्या है एबायोटिक है। और बाद में इसी का यूज़ करता है कौन, बायोटिक कंपोनेंट इसका यूज़ करता है। तो दोनों के बीच में एक प्रकार से ये
इंटर रिलेशनशिप या मीडिएटर का काम करता है। तो पूछ सकता है कि बिचौलिए का काम कौन करता है, तो उत्पादक करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, सारा क्वेश्चन जितना भी वन लाइनर है इसमें सब कहीं ना कहीं पूछा गया दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है यह नारा संबंधित है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है यह नारा किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल में मतलब वृक्ष की जो कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए, वृक्षा मतलब बड़े पैमाने पर वृक्षों की डिफोरेस्टेशन जो चल रहा था उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें आप 2-4 व्यक्ति का नाम सुने होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा था और बहुत सारे थे, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम मतलब बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ। तो चिपको आंदोलन से ये टर्म संबंधित है, नारा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है निके। निके से क्वेश्चन आता है, निके की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। निके जो कंसेप्ट है सबसे पहले किसने बताया तो जोसेफ ग्रीनलैंड ने, जोसेफ ग्रीनलैंड ने। ओके, देखिए निके होता क्या है दोस्तों, एक होता है निके और एक होता है हैबिटेट। निके एक होता है हैबिटेट, दोनों के बीच में हम डिफरेंस बताते हैं। एक होता है निके, एक होता है हैबिटेट। देखिए सबसे पहले आप हैबिटेट जानते होंगे, हैबिटेट का मतलब होता है आवास। जैसे हम पूछेंगे डियर, डियर या एलिफेंट कहाँ रहता है, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे जंगल में। कहाँ कहेंगे, जंगल में, फॉरेस्ट, ऑब्वियसली जंगल में ही रहता है। इसका अपना हैबिटेट क्या है, तो जंगल है, वहाँ आसानी से रह सकता है, फॉरेस्ट। तो ये उसका हैबिटेट हुआ। डियर हो, एलिफेंट हो, लायन हो, टाइगर हो, कोई भी उसका हैबिटेट क्या है, तो फॉरेस्ट है, जंगल है। लेकिन जंगल बहुत बड़ा क्षेत्र होता है दोस्तों, जंगल बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। क्या पूरे क्षेत्र में रहता है, नहीं नहीं। वो मान लीजिए कोई डियर है, उसका नाम आप कुछ सोच सकते हैं, ठीक है, वो पूरे जंगल में तो नहीं रहता है, किसी खास स्थान पे ही रहता है, वहीं पर अपना मतलब शिकार करता है। चाहे लायन हो, वहीं किसी एक खास क्षेत्र में ही शिकार करता है और उसके बाद वो वहीं रहता है, वो पूरे जंगल में इधर उधर नहीं कर जाता है। तो फंक्शनल रोल जहाँ वो एक्टिव है, फंक्शनल रोल को क्या कहते हैं, निके कहते हैं। निके मतलब फंक्शनल रोल, जहाँ वो एक्टिव रहता है उसको क्या कहते हैं, निके कहते हैं। और हैबिटेट तो बड़ा एरिया, समझिए कि हैबिटेट एक बड़ा एरिया हो गया, और निके क्या हुआ, एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ वो रहता है, अपना शिकार करता है, अपना मतलब आजीविका तो नहीं कर सकते हैं कि अपना जीवन व्यतीत वहीं करता है, उसको निके हो गया। जैसे हम लोग का हैबिटेट, हम सब घर में भी हैबिटेट हमारा ऑब्वियसली घर ही है, ठीक है। लेकिन देखिएगा आपके पास यदि ज़्यादा कमरा होगा, ज़्यादा रूम्स होगा, तो सारे रूम्स में आप नहीं जाते होंगे, किसी खास रूम में, स्टडी रूम होगा आपका मतलब, या तो किचन होगा, उसी में आते जाते होंगे अधिकतर जो आप आते जाते थे। ये आपका जहाँ आप एक्टिव रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम निके कहते हैं। और हैबिटेट एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि निके की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो जोसेफ ग्रीनलैंड ने। पूछता है ग्रीनलैंड, डायरेक्ट याद रखिए ग्रीनलैंड, निके टर्मिनोलॉजी दिया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। भारत का फर्स्ट, जो भी चीज़ फर्स्ट होता है ना ऑब्वियसली पूछा ही जाता है। तो भारत का फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी एनसीएमबी कहाँ स्थित है, तो जामनगर गुजरात में। कहाँ, जामनगर गुजरात में, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है वैसा स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। जातियों की, स्पीसीज़ की मतलब बहुत ज़्यादा स्पीसीज है, प्लेंटी में है, सफिशेंट है। और लोकल जो स्पीसीज है उसकी भी मतलब एक प्रकार से समझिए कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन साथ ही इन जीव जातियों का अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ रहता है, क्या कहलाता है, हॉट स्पॉट। देखिए हॉट स्पॉट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हॉट स्पॉट क्या है, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है समझिए, और वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, ह्यूमन उसमें वर्जित है, वहाँ नहीं जा सकता, आसानी से आ जा नहीं सकता है, किसी खास आदमी को ही मतलब वहाँ जाने का एक बार समझिए कि उसको अनुमति रहता है, ठीक है। तो हॉट स्पॉट एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती है, बड़े पैमाने पर पाई जाती है, लेकिन उसके अस्तित्व को फ्यूचर में, भविष्य में उसके अस्तित्व को संकट है, मतलब वो एक्सटिंक्ट कर सकता है, विलुप्त हो सकता है, इसलिए उसको, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, हॉट स्पॉट कहते हैं। ओके, पहले 29 हॉट स्पॉट था, लेकिन अब कितना है, टोटल 34 हॉट स्पॉट है, जिसमें 3 हॉट स्पॉट तो अपने इंडिया में भी है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, 3 हॉट स्पॉट अपने इंडिया में भी है, जिसमें आपका है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, कभी कभी पूछ सकता है। देखिए 3 हॉट स्पॉट इंडिया में है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका है, वेस्टर्न घाट श्रीलंका एक हुआ। दूसरा आपका इंडो वर्मा वाला क्षेत्र है, इंडिया और बर्मा वाला क्षेत्र है। और थर्ड है हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय। तो 3 हॉट स्पॉट आपके इंडिया में है, और टोटल वर्ल्ड में 34 हॉट स्पॉट है। टोटल वर्ल्ड में कितने हॉट स्पॉट है, 34 हॉट स्पॉट है, ठीक है। हॉट स्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया था, तो नॉर्मन मेयर इसका, इनका ध्यान रखें नाम, नॉर्मन मेयर।
पूछ सकता है कि हॉट स्पॉट कंसेप्ट वाज गिवन बाय तो नॉर्मन मेयर इन 1988, 1988 में नॉर्मन मेयर ने हॉट स्पॉट कंसेप्ट दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की गई थी कब? 1 अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर पूछता है, अक्सर पूछता है एग्जाम में, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? तो 1973 में, 1 अप्रैल 1973। आप 1973 याद रखें, 1 अप्रैल 1973। देखिए इसके पीछे कहानी है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आप सुने होंगे, 1972 में इसकी बैठक हुई थी। कहाँ? स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसकी बैठक हुई थी। इसमें भाग लेने के लिए भारत से इंदिरा गांधी जी गई थी। इंदिरा गांधी जी गई थी, उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अगले ही साल प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब सोचा कि शुरू करते हैं बाघों के संरक्षण के लिए। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए 1973 में स्टार्ट हुआ। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केनिया की राजधानी नैरोबी में है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, केनिया में है। ठीक है, यूएनईपी का ही वो काम है कि 5 जून को हम लोग जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ही दिया गया है। ठीक है, ये स्टार्ट तो हुआ था 1972 में, लेकिन पहली बार जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में। कब? 1974 में पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था अमेरिका में, वहीं से स्टार्ट हुआ। आज पूरा विश्व 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाता है। तो ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल कितने टाइगर रिजर्व है दोस्तों? यहाँ दिया है 52, लेकिन आप ध्यान रखें 53 है। टोटल कितना है? 53 है, जिसमें 53 लेटेस्ट वाला कौन है? गुरु घासीदास। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व आप लिख ले कहीं, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ लेटेस्ट है। और 52वां पूछ सकता है, तो 52वां है आपका रामगढ़ विषधारी। 52वां टाइगर रिजर्व कौन है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान में। फिर से हम बता देते हैं, 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी है, बूंदी राजस्थान में है। और 53वां टाइगर रिजर्व जो है लेटेस्ट है, वो आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। ओके, तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53, आप ध्यान रखें कितने? 53। कुल भूमि का वह क्षेत्र जिस पर भारत में पर्यावरण संतुलन के लिए वन होना आवश्यक है। देखिए टोटल जो लैंड है उसका कितने परसेंट पर मतलब फॉरेस्ट होना चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन बैलेंस बना रहे, इन्वायरमेंट बैलेंस, तो 33% पे होना चाहिए। कितना पर? 33% पे। लेकिन अभी जो करंट में फॉरेस्ट का डाटा है बहुत कम पर है, 20 के आसपास है, तो 33% पे होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, वह सांप जो जहरीला नहीं है। बहुत सारा सांप है जो जहरीला नहीं है, आप भी जानते हैं, लेकिन अजगर सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल अजगर का आता है, क्योंकि अजगर एक विशाल सांप है, स्नेक है, ये मतलब जहरीला नहीं होता है। 95% जो स्नेक है दोस्तों वर्ल्ड में वो नॉन पॉइजनस है। 95% नॉन पॉइजनस है, कुछ ही सांप है जो पॉइजनस होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि गाँव में या कहीं भी सांप काटता है तो कभी कभी आदमी की जान बच भी जाती है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो बच जाती है और उससे पहले वो झाड़ फूँक करवाया रहता है तो कहता है झाड़ फूँक से बच जाता है, लेकिन वो झाड़ फूँक से नहीं बचता है, वो नॉन पॉइजनस सांप ही था। ओके, पॉइजनस सांप काट लेते कितना भी झाड़ फूँक करवा ले आप नहीं बच सकते हैं, उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प ही लेना पड़ेगा। तो किसी को भी मान लीजिए स्नेक ने बाइट कर लिया है तो उसको सबसे पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए जहाँ पर उसको एंटी वेनम दिया जाए। झाड़ फूँक में समय बर्बाद करने से बहुत नुकसान हो जाता है कभी कभी। ओके, तो अजगर क्या है? तो आपका नॉन पॉइजनस है। लेकिन करैत का नाम सुने होंगे, करकरेत का नाम सुने होंगे, कोबरा का नाम सुने होंगे, ब्लैक माम्बा का नाम सुने होंगे, ये सब क्या है? तो पॉइजनस स्नेक है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो जिम कॉर्बेट में। कहाँ? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहीं पर स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितना ही वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, सारा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है और उसी को वन लाइनर करके बना दिया गया है। ओके, तो आप इसको बार बार रिवाइज करें कि जो भी क्वेश्चन आएगा इसी समय से आएगा। और हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट के माध्यम से। ये हमारा पहला सेट है, ऐसे सेकेंड सेट आएगा, थर्ड सेट आएगा, तो आप सबको देखें, सुनने से ज़्यादा याद होता है। और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको ज़रूर लिख ले कॉपी में, और कुछ चीज़ें आपको जो आता होगा उसको एज इट इज़ रहने दें, बस ऐसे ही रिवाइज कर लें। नेक्स्ट है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? ऑब्वियसली दाचिंगम दाचिंगम नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में है। किसके लिए फेमस है? हंगुल के लिए। हंगुल के लिए फेमस है दोस्तों, ये ध्यान रखें। ये कभी कभी पूछ सकता है इनडायरेक्टली क्वेश्चन कि दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है, किसके लिए फेमस है? तो हंगुल के लिए और कश्मीरी स्टैग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। और बाघ को लेकर दोस्तों एक
घोषणा हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, ध्यान रखिए सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग का शहर कहाँ है, तो ये आपका रसा में है, रूस में है सेंट पीटर्सबर्ग। तो 2010 में एक घोषणा हुआ था कि प्रत्येक 29 जुलाई को ही मतलब बाघ दिवस मनाया जाएगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा किससे संबंधित है, बाघों के संरक्षण से संबंधित है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, और 2010 में स्टार्ट हुआ था कहाँ से, रसा से, रूस से। ये भी आप एक्स्ट्रा में ध्यान रखें। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें छोटे आकार की जाति बड़े आकार की जाति के अंदर या उसके ऊपर रहती है, साथ ही शरण में भोजन भी प्राप्त करता है, तो क्या है, परजीविता है, पैरासाइट। अच्छे से सुने, पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट क्या है, बहुत ही स्मॉल एनिमल है, कह सकते हैं स्मॉल एनिमल है, जो या तो होस्ट के, किसी सामने वाले होस्ट के ऊपर भी रह सकता है और उसके भीतर भी रह सकता है। आप जानते होंगे आपके बाल में जू होता है, जू क्या है दोस्तों, पैरासाइट है, वो हमारे शरीर के ऊपर रहता है, ठीक है, हमें मतलब एक प्रकार कह सकते हैं स्कल में रहता है ऊपर, और हमारे ब्लड को सक करते रहता है जू, ये तो ऊपर रहने वाला। बहुत सारा पैरासाइट हमारे पेट के अंदर रहता है। आप सुनेंगे वॉर्म, कभी कभी वॉर्म के बारे में सुने होंगे, पेट के अंदर रहता है, और कुछ यूज़फुल भी है, कुछ नॉन यूज़फुल भी है, हार्मफुल जिसको कहते हैं। तो ये सभी क्या है, पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, क्या है, पैरासाइट है। ये एनोफिलीज मॉस्किटो के गट में रहता है और उसके बाइट करने से हमारे ब्लड के अंदर जाता है और ये अपना नंबर बढ़ाता है। पैरासाइट है, हमारा उपयोग करता है, हमारे शरीर के अंदर रहता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, परजीविता। तो वही है, पारस्परिक क्रिया है जो जिसमें छोटे आकार की जाति जो है, स्मॉल एनिमल, ऑब्वियसली बहुत छोटा, प्लाज्मोडियम का साइज तो माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर रहता है और हमारा ब्लड सक करता है। ये सब क्या है, पैरासाइट है। धीरे धीरे पैरासाइट जो है अपने होस्ट को मतलब पूरी तरह से तो नहीं मारता है, क्योंकि पूरी तरह से यदि अपने होस्ट को मार देगा तो वो भी मर जाएगा, लेकिन वो अपना मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट करते रहता है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र विसर्जित करता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड इसको कह सकते हैं, सॉलिड एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा कैसा है इसका एक्सक्रीटा जो एकदम सॉलिड है, ठोस, और जल को संरक्षित करता है। ठोस इसलिए मतलब वो एक्सक्रीट करता है ताकि वाटर को कंजर्व कर सके। पूरा वाटर यदि शरीर का निकाल ही देगा, उसके आसपास के क्षेत्रों में वाटर कम रहता है, इसलिए वो सॉलिड वेस्ट को, सॉलिड एक्सक्रीटा को एक्सक्रीट करता है। तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, वो कौन है, तो कंगारू चूहा। देखिए आप जानते हैं डिजर्ट में पानी की तो ऐसे ही कमी रहती है दोस्तों, पानी की कमी है, तो और एक्सक्रीटा तो सबको करना है, और खाएगा तो जो खाएगा तो कभी न कहीं बाहर तो आएगा ही। तो जो कंगारू चूहा होता है डिजर्ट में, वहाँ तो पानी की कमी है, तो वो क्या करता है, जो भी उसका एक्सक्रीटा है इतना ज़्यादा उसको मतलब कंसनट्रेटेड करके निकालता है कि पूरा का पूरा पानी उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि उसके शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो, क्योंकि बाहर पानी है भी नहीं, उसको मिल भी नहीं सकता है, और बिना पानी पिए भी वो जीवित रह सकता है जन्म से मृत्यु तक। देखिए, जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है कंगारू डिजर्ट। ध्यान रखेंगे, कंगारू डिजर्ट सॉलिड एक्सक्रीटा पूछता है, ठोस मूत्र विसर्जित करता है कौन, तो कंगारू डिजर्ट। नेक्स्ट है, अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं, ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर होता है, अपघटक होता है। नेक्स्ट, धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है, सस्टेनेबल शब्द जैसे ही लग गया, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुने होंगे सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 15 गोल है दोस्तों, 17 गोल है, ये भी हम कभी न कहीं आपको वीडियो बना के बताएंगे। वो 17 गोल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो कौन कौन गोल हैं, और मैथ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 क्या है, 6 क्या है, 4 क्या है, 3 क्या है, 17th क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उस पर भी हम आपको एक वीडियो सेपरेट बना के बताएंगे। यहाँ पूछा है कि धारणीय कृषि मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है, तो भूमि का इस प्रकार का प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण रहे। आप लैंड का इस प्रकार से यूज़ करें कि उसकी जो फर्टिलिटी बनी रहे। दोस्तों आजकल क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा के लिए इसमें इतना ना यूरिया डाला जाता है कि पूरा का पूरा वो सैलाइन हो जाता है, पूरा का पूरा एसिडिक हो जाता है। आपका फील्ड पूरा का पूरा खेत क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, कि बिना खाद के नेक्स्ट जो आप कोई भी फसल रोपिएगा, क्रॉप रोपिएगा, वो बिना खाद का हो ही नहीं सकता है, और उस प्रकार का क्रॉप कहीं ना कहीं कैंसर कॉज करता है। पंजाब सब में यही हुआ, इतना ज़्यादा उन लोगों ने मतलब प्रोडक्शन डिमांड किया खेतों से, बहुत ज़्यादा मतलब फर्टिलाइज़र दिया, और जिसके कारण कि पूरा का पूरा वहाँ पर फील्ड जो है, खेत जो है बिना खाद का होता ही नहीं है,
और वो जो फसल हुआ भी है लोगों को नुकसान करता है, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लोगों को ही नुकसान करता है। बहुत सारे लोग उसके आसपास जो है कैंसर से पीड़ित हैं। तो वही है, सतत का मतलब होता है कि आप उसकी गुणवत्ता को मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है पर्यावरण, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ समिट, वो कहाँ कब हुआ? रियो डी जेनेरो में 1992 में दोस्तों। 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। ब्राज़ील का एक सिटी है रियो डी जेनेरो, वहीं पर 1992 में पहला अर्थ समिट या पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और पर्यावरण पे हुआ था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। एक ऐसे पूछता है मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल सिटी कहाँ है? तो कनाडा में। मॉन्ट्रियल सिटी कहाँ है? तो कनाडा में। मॉन्ट्रियल है, क्योटो है, ये सब पूछता है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। आप जानते हैं मॉन्ट्रियल से क्या संबंध है दोस्तों? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किसके लिए? ओजोन में जो डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन में जो छेद हो रहा है, होल हो रहा है, उसको कंजर्व करने के लिए या उस पर चर्चाएं करने के लिए कि हम क्या उपाय करें ताकि ओजोन का जो हम कंजर्वेशन कर सकें। क्योंकि अब जानते हैं ओजोन क्या करता है, ओजोन हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऊपर है वो एक प्रकार से हमारा चादर का काम करता है, ब्लैंकेट का काम करता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रे, सन से आने वाली यूवी रे को खुद में एब्जॉर्व कर लेता है या कहीं तो रिफ्लेक्ट करता है। ये यूवी रे अगर डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए और हम लोगों के शरीर पर डायरेक्ट पड़े तो कैंसर कॉज कर सकता है। हाईली एनर्जेटिक होता है ये यूवी रे, हाईली एनर्जेटिक होता है, कैंसर कॉज कर सकता है। इसी से हमको प्रोटेक्ट करता है कौन? ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो उसी को कंजर्व करने के लिए देखा गया था कि सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल देखा गया था। तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ जिसको ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जहाँ पर ओजोन के संरक्षण की बात कही गई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ठीक है, कब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा में है। तो एक साथ कई क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबको आप ध्यान रखें। जो इंपॉर्टेंट लगे सब आप अपने नोटबुक में लिख ले दोस्तों, आएगा क्वेश्चन। क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस बहुत छोटा है। आप जानते हैं जीएस में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस से मेजर पोर्शन रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो आप इसको सबको अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। नेक्स्ट है, वह पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी के सार्वधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब कौन सा इकोसिस्टम अर्थ के मैक्सिमम पार्ट पर फैला हुआ है? ऑब्वियसली मैक्सिमम पार्ट पे क्या है? जल है। मैक्सिमम पार्ट पे क्या है? जल है। जानते हैं 3/4 भाग पृथ्वी पर जल है। तो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, तो ओशियनिक या ओशन इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, ओशियन इकोसिस्टम, ये पृथ्वी के मैक्सिमम भाग पे है। ओके, क्योंकि पृथ्वी के मैक्सिमम भाग पे जल ही है तो जल का ही इकोसिस्टम मैक्सिमम पाया जाएगा। तो ओशन इकोसिस्टम या सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर अधिकतर भाग में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। ऑब्वियसली जो एनर्जी है दोस्तों, एनर्जी का पिरामिड आप जब भी देखे होंगे ये इस प्रकार से होता है, अपराइट पिरामिड होता है। यहाँ वाले को एनर्जी ज़्यादा होगा, ऊपर वाले में 10% एनर्जी का लॉस होता है, या कह सकते हैं कि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, उसके ऊपर 10% ही ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो ऊपर वाले को एनर्जी कम से कम मिलता है। ठीक है, नीचे वाले में ज़्यादा एनर्जी, ऊपर वाले को कम से कम मिलता है। तो एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाता है घटते जाता है। और एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा का फ्लो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे प्रोड्यूसर से लेकर कह सकते हैं कि कंज्यूमर तक ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में एनर्जी थोड़ी जाता है। अगर ऐसा रहता तब तो पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाता दोस्तों। जैसे सनलाइट का प्रयोग करके, सनलाइट क्या है? सनलाइट एनर्जी अपने आप में। सनलाइट का प्रयोग करके पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, प्लांट अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो हम कह सकते हैं इधर से इधर हुआ। लेकिन यही चीज़ क्या सनलाइट कभी एनर्जी लेती है पेड़ पौधा से? सनलाइट पेड़ पौधा से तो कभी एनर्जी नहीं लेता है। तो एनर्जी का फ्लो आप ध्यान रख सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा? यूनिडायरेक्शनल होता है और घटता है। जैसे ऊपर स्तर पर जाएंगे तो न्यूट्रिशन का स्तर जो है, एनर्जी का लेवल घटता है। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामसर कन्वेंशन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। बीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम में 67
जो बीपीएससी का पीटी हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में जो एक रामसर साइट है वो कौन है, तो कांवर झील जो है बेगूसराय में वो है दोस्तों। तो रामसर कन्वेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों। और अभी हाल ही फिलहाल में 5 रामसर साइट को और जोड़ा गया है भारत में। तो भारत में टोटल याद रखिए 54 रामसर साइट हो गया है। कितना? 54 रामसर साइट हो गया दोस्तों इंडिया में, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? आर्द्रभूमि वेटलैंड के कंजर्वेशन से संबंधित है। वेटलैंड लो लाइंग एरिया में, मतलब बहुत सारे जो पानी इकट्ठा रहता है उसको वेटलैंड कहते हैं, लो लाइंग एरिया है, ठीक है। ये भी अपने आप में इकोसिस्टम का ही पार्ट है। तो आर्द्रभूमि वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्या कह सकते हैं कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। वेटलैंड डे मनाया जाता है आपको, या आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। 2 फरवरी को, 2 फरवरी को ध्यान रखिए, 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान का एक शहर है रामसर जहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। ईरान का एक शहर है रामसर जहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे या आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीव भार का या बायोमास का पिरामिड किस इकोसिस्टम में पलट जाता है, उल्टा हो जाता है दोस्तों? तो ये देखिए, जब आप पॉन्ड इकोसिस्टम देखेंगे, एक मिनट, पॉन्ड इकोसिस्टम यदि आप देखेंगे तो वहाँ जो बायोमास का जो पिरामिड होता है अपोजिट होता है दोस्तों। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन, अब पॉन्ड में या ओशन में देखेंगे सबसे नीचे क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर बिग फिश होता है, ठीक है। यहाँ है फाइटोप्लैंक्टन, फिर है जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन फीड करता है? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को बड़ी फिश खाती है, ओके। तो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास बहुत कम है, इसलिए जो, और स्मॉल फिश या लार्ज फिश का बायोमास दोस्तों बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका बायोमास ज़्यादा है, इसका बायोमास कम है। तो यहाँ जो है जीव भार का या बायोमास का जो पिरामिड क्या होगा? उल्टा। इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है, उल्टा पिरामिड बनता है। तो कहाँ? तो तालाब में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। जो पृथ्वी का कार्बन साइकिल चलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के क्वांटिटी को कौन इंक्रीज नहीं करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है CO2 को यूज़ करता है। हम जो CO2 छोड़ते हैं उसका यूज़ करते हैं, और वाटर के प्रेजेंस में या वाटर के हेल्प से, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पर कार्बन क्या करता है? कार्बन की मात्रा को कम करता है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन की मात्रा को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इस पर हमने सेपरेट 2 वीडियो भी बनाया है। एक पर हमने बताया कि EIA होता क्या है, EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, और सेकेंड उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये जो आपके सिलेबस में है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जब सिलेबस देखेंगे तो यूनिट ये कौन है, 1 मिनट हम आपको बताते हैं। इसका यूनिट है आपका यूनिट 5 में देखेंगे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल क्लियरनेस। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो EIA आपका एक सिलेबस में भी है। तो ये पर्यावरण प्रभाव आकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। देखिए, इसकी संकल्पना, मतलब इसका कंसेप्ट, EIA का कंसेप्ट का उद्भव या कह सकते हैं उसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम सबसे पहले हुआ था ये USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। EIA का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपका USA में 1960 के आसपास हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक समुदाय या पारितंत्र में, किसी एक कम्युनिटी या इकोसिस्टम में प्रजातियों की कुल संख्या, किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहता है आपका अल्फा बायोडाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी। देखिए, 2 चीज़ होता है, एक होता है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा होता है बीटा डाइवर्सिटी, और तीसरा होता है गामा डाइवर्सिटी। छोटा छोटा लिखते हैं आप, ध्यान रखिए, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है? किसी एक कम्युनिटी के भीतर ही, एक समुदाय कहिए या एक कम्युनिटी के भीतर ही अगर कोई डाइवर्सिटी हो, डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी, डाइवर्सिटी विद इन, इसमें क्या ध्यान रखेंगे? विद इन, एक कम्युनिटी के भीतर यदि डाइवर्सिटी है, किसी प्रकार का विविधता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। और डाइवर्सिटी बिटवीन, बीटा का मतलब ध्यान रखेंगे बिटवीन,
एक कम्युनिटी दूसरा है, दूसरा कोई एक कम्युनिटी है, कोई दूसरा कम्युनिटी है, उन दोनों के बीच डाइवर्सिटी हो, ऑब्वियसली दो कम्युनिटी के बीच में बहुत सारा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, बीटा डाइवर्सिटी। क्या कहेंगे दोस्तों, बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी है पूरे लैंडस्केप में जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया, उसको क्या कहते हैं, गामा डाइवर्सिटी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है किसी एक समुदाय या परितंत्र में प्रजातियों की कुल डाइवर्सिटी क्या कहलाती है, तो अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है। बीटा डाइवर्सिटी, बीटा का मतलब बिटवीन, डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो डाइवर्सिटी है, विविधता दिखता है, वो आपको क्या है, बीटा डाइवर्सिटी है। और गामा डाइवर्सिटी आपका क्या है, तो पूरे लैंडस्केप में जो डाइवर्सिटी दिखता है वो आपका गामा डाइवर्सिटी है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। वीडियो नंबर में ये मेरा सेट नंबर 1 है दोस्तों। ये थोड़ा EIA पर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो देखे दोस्तों, उसका हम हिस्ट्री देख लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, EIA को मत छोड़ें आप, EIA को बढ़िया से पकड़ लें, मतलब कह सकते हैं कि ऑल राउंड जिसको कहते हैं ना, चारों तरफ से इसके बारे में जहाँ से जानकारी हो, बहुत सारा जानकारी तो हम भी आपको दे दिए हैं, लेकिन आपको कहीं और से मिले तो ज़रूर इसको इकट्ठा कीजिए, इसको लिखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। आप अपने सिलेबस को बढ़िया से कवर कर लीजिए दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। देखिए हिस्ट्री ऑफ EIA, जैसे वहाँ पूछा था कि EIA का कंसेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया, तो USA से, वही हम देखेंगे। देखिए EIA as a movement began gathering steam in 1960s in developed countries, Silent Spring by Rachel Carlson 1962। हम बताए थे कि EIA का कंसेप्ट 1960 में अमेरिका से आया था, ठीक है। ये रैचल कार्सन जो है एक ऑथर है, 1962 में उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग एक बुक लिखी है, उसी में बताया गया है, ठीक है। देखिए फॉर्मली इट स्टार्टेड इन US, बताए थे आपको, US मतलब अमेरिका में ही स्टार्ट हुआ था, विद द कमिंग ऑफ नेपा, वहाँ जो नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम आया था 1969, न्यू इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट उसके बेस पे है। इन 1970 इट वाज देन एडॉप्टेड बाय हाई इनकम कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। 1970 में बहुत सारा जो अच्छी इकोनॉमिक वाली कंट्री है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, उन्होंने भी इनको अडॉप्ट किया। इन 1980s वर्ल्ड बैंक अडॉप्टेड EIA। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ने EIA को कब एक्सेप्ट किया, तो 1980 1980 में वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक 1980 में पर्यावरण प्रभाव आकलन को अडॉप्ट किया। फॉर फंडिंग मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ताकि कोई भी मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा उसको हम फंड कर सकें, वर्ल्ड बैंक तो फंड ही करता है। और EIA का हिस्ट्री इंडिया में देख लेते हैं दोस्तों। द इंडियन एक्सपीरियंस विथ EIA स्टार्ट 1976 से 1977। भारत भी 1976 से 77 के आसपास इसको मतलब अनुभव करने लगा था कि इसकी हमकी आवश्यकता है। विद द प्लानिंग कमीशन आस्क्ड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एग्जामिन द रिवर वैली प्रोजेक्ट फ्रॉम एन इन्वायरमेंटल एंगल। जब जो प्लानिंग कमीशन बैठा था और रिवर वैली प्रोजेक्ट हमने बताया था उसमें भी अपने वीडियो में कि EIA का काम यही है कि कोई बड़ा बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट है या कोई फैक्ट्री लगेगा, बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्री हो सकता है या सीमेंट फैक्ट्री हो सकता है, कोई ऐसा फैक्ट्री लगेगा जिसका जो बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे वर्क करती है, उसका मतलब आकलन करना। तो जब प्लानिंग कमीशन आया था उसी के अंदर ये बोला गया था कि EIA की आवश्यकता हम लोग को पड़ेगी। इन 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया था। इसके पीछे भी कहानी हम बताए थे 1984 में जो भोपाल का ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था दोस्तों 1984 में। तो कहते हैं पहले दुर्घटना होती है उसके बाद आदमी संभलता है, तो 84 में दुर्घटना हुई थी, 86 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तो वो संबंधित है आपस में। टिल 1993 1993 तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड लैक्ड लेजिस्लेटिव सपोर्ट। 1993 तक समझिए कि ऐसे ही इसमें किसी प्रकार का लेजिस्लेटिव सपोर्ट नहीं था, ये लचर पचर चल रहा था। लेकिन 1994 में देन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोमulgated एन EIA नोटिफिकेशन मेकिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी एंड इन 1997 पब्लिक हियरिंग एडेड टू EIA। 1994 के बाद जो है जो 1986 के एक्ट में आया था उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को मतलब एक प्रकार से मैंडेटरी कर दिया गया था नोटिफिकेशन में, EIA के नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, हाउएवर आफ्टर 2000 EIA हैज़ बीन कंटिन्यूसली डाइल्यूटेड। देखिए 2000 के बाद मतलब एक प्रकार से EIA पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। इसके पीछे लॉजिक दोस्तों क्या कारण है कि EIA यदि अगर कठोरता से काम करेगी, EIA यदि कठोरता से काम करेगी तो कोई भी फैक्ट्री स्थापित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक डेवलप्ड कंट्री नहीं, यहाँ पर बहुत सारा अभी भी डेवलप्ड करना है, डेवलप यहाँ पर हो रहा है, तो उसके लिए फैक्ट्री की आवश्यकता पड़ती है। यदि फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट पे हम ज़्यादा ध्यान दें, ऑब्वियसली उसके वेस्ट से नुकसान तो है, लेकिन अगर उसके बिना हमारा डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, हम आर्थिक उन्नति कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, या कह सकते हैं इसको डाइल्यूट किया गया 2000 के आसपास।
लेकिन फिर भी इन 2006 द गवर्नमेंट ब्रॉट न्यू AI नोटिफिकेशन, 2006 में जो गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन लाया था, तो ये AI से रिलेटेड कुछ था। हमने आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना होगा दोस्तों कि AI का कंसेप्ट जो सबसे पहले US में स्टार्ट हुआ था, देन इंडिया में, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी इसको अडॉप्ट किया। तो ये कुछ क्वेश्चन था आपके लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित दोस्तों। तो आपको अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें दोस्तों। ऐसे ही ये हमारा सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2, 3, 4 ऐसे ही आते जाएगा। आप देखते जाएँ, समझते जाएँ। कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और धीरे धीरे ही आप कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी हम अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, ये सारा क्वेश्चन वन लाइनर जो है कहीं कहीं एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप बुक पढ़ते होंगे, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते होंगे, तो ज़रूर आप इन सब चीज़ को देखेंगे। तो दोनों जगह से देखें, वहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें। आपको मतलब माइंड में ज़्यादा ये कहते हैं ना, सुनने से ज़्यादा याद होता है, देखने से ज़्यादा याद होता है। और क्या आप ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, पेज उल्टाते रहते हैं, उसमें लगता है नहीं कि हम कुछ पढ़े हुए। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।